ये 11 तत्व तो लिखे हुए हैं, ये आप लोग नोट कर लें, याद इनको रखें। जिनको श्लोक याद हो सके, छठे अध्याय का 10वां श्लोक है, तो उसको भी याद रखें। रसाभावाय अभिनय धर्मी वृत्ति प्रवृत्तय सिद्धि स्वरास तथा तोद्यम गानम रंगश्च संग्रह, एकादश नाट्य संग्रह कहलाता है। 11 पदार्थ इसमें गिनाए गए हैं और ये नाट्य संग्रह बनाते हैं। ये कंप्लीट थिएटर इनसे बनता है। इसी से होलिस्टिक थिएटर, एक समग्र रंगमंच की जो दृष्टि है भरत की, वो सामने आती है। इतने अधिक तत्वों से मिलकर के थिएटर बनता है, ऐसा और किसी नाट्य शास्त्र और किसी नाट्य परंपरा में विश्व में नहीं कहा गया। और ब्रेख्त ने बाद में कहा कि हमको होलिस्टिक थिएटर चाहिए, संपूर्ण रंगमंच हमको चाहिए। एक आध दो चीजों से नहीं कि एक्टिंग करो बस, परफॉर्मेंस है, उससे नहीं, हमको तो गाना भी चाहिए, संगीत भी चाहिए, नृत्य भी चाहिए, और ट्रेजेडी के साथ कॉमेडी भी हम डाल सकते हैं, कई चीजें हम मिलाएंगे। तो उन्होंने होलिस्टिक थिएटर की बात की ब्रेख्त ने। लेकिन ये कुल मिलाकर के इतना बड़ा आइडिया किसी ने नहीं दिया रंगमंच का या थिएटर का, कि इतने सारे वस्तुओं से मिलाकर के फिर रंगमंच बनता है। तो उसमें से रस और भाव पर हम बात कर चुके हैं। अभिनय पर मैंने कहा कि आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य 4 प्रकार का होता है। तो उसमें से आंगिक पर चर्चा आपके अन्य विशेषज्ञ कर दें, और वाचिक, सात्विक और आहार्य, उसमें से वाचिक हम ले लेंगे, आहार्य संभव होगा तो हम ले लेंगे। और सात्विक अभिनय रस और भाव के संदर्भ में उसकी चर्चा आ चुकी है। जो सात्विक भाव हैं उनमें तो सात्विक अभिनय की जरूरत पड़ती ही है। सारे रसों और भावों के अभिनय में सात्विक अभिनय की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से ये 3 तत्वों के बाद चौथा तत्व जो धर्मी है, उस पर हम बात आज करेंगे। तो धर्मी मतलब जो धर्म है, ये खास एक तरह से कोर वैल्यूज हैं थिएटर की। रस, भाव, अभिनय, धर्मी, वृत्ति और प्रवृत्ति, ये 5, ये शुरू में इसीलिए गिनाए हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है, सूक्ष्माति सूक्ष्म ये तत्व भी हैं। बाद के तत्व आप देखेंगे कि अपेरेंट है थोड़ा, कि स्वर आपको पहचान में आ जाएंगे, सभी लोग जानते हैं स्वर क्या है। गान जो है, गा रहा है कोई, संगीत दे रहा है, वो समझते हैं हम। आतोद्य ड्रम्स हैं, परकशंस हैं, और रंगमंच सामने दिखता ही है। तो ये स्थूल तत्व हैं। सूक्ष्म से लेकर के, सूक्ष्माति सूक्ष्म से लेकर के और स्थूल तक, ये नाट्य की यात्रा इसमें एकादश नाट्य संग्रहों से के द्वारा बताई गई। बारीक से बारीक जो चीज है, जिस तरह से उन्होंने उदाहरण भी दिया कि बीज जो है, उससे फिर अंकुर निकलता है, उससे फिर बड़ा होता है, पौधा बनता है, पेड़ बनता है, पत्ते आते हैं, फिर फल फूल आ जाते हैं। उसी तरह से रस एक तरह से मूल में है, उसी से भाव, उसी के अनुसार अभिनय, उसी के अनुसार धर्मी वृत्ति प्रवृत्ति होती है। तो ये सूक्ष्म चीज से आरंभ करके और स्थूल चीज जो है वो, फ्रॉम सटल टू ग्रॉस, ये जर्नी ऑफ थिएटर उन्होंने बताई। सूक्ष्म से स्थूल की यात्रा नाट्य की भरत मुनि ने एकादश नाट्य संग्रह के द्वारा बताई है। तो उसमें से रस, भाव और अभिनय के बाद चौथा जो तत्व है वो धर्मी है। उस पर हम चर्चा आज करेंगे। धर्मी जो अपना पक्ष है, अपना जो धर्म है नाट्य का, वह जिससे बनता है वह धर्मी है। किस चीज से थिएटर थिएटर बन जाएगा, मतलब जो रस और भाव हैं वो तो रहते ही हैं, दूसरी कलाओं में भी रहते हैं, कविता में भी रस भाव होते ही हैं, और अभिनय तो नृत्य में भी किया जाता है, जीवन में भी अभिनय करते हैं। तो ये सब चीजें तो दूसरी जगह भी होती हैं। और धर्मी थिएटर जिससे थिएटर कहलाए, ये सब चीजें आकर के और थिएटर के मुहावरे में, रंगमंच के मुहावरे में ढल जाएं, तो वो धर्मी है। तो कैसे बनता है कि 2 मोड्स होते हैं,
काव्य कला के लोकानुसारित्व और विचित्र योगित्व। लोकानुसारित्व मतलब जो दुनिया में दिखाई देता है उसको फॉलो करना, उसका अनुसरण करके और थिएटर बनाना। तो जैसा हम दुनिया में देखते हैं कि कोई चलता है, उसी तरह से हम चलते हुए आ जाते हैं, तो ये लोकानुसारित्व हुआ। जो रियलिस्टिक थिएटर है उसमें भी यही होता है, लेकिन रियलिज्म जो है उससे अंतर है, जो पश्चिम का यथार्थवाद है उससे अंतर है। क्योंकि आगे बताएंगे कि ये जो दोनों पक्ष हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भाव पक्ष और कला पक्ष भी सरल भाषा में कह सकते हैं, लेकिन ये थिएटर के अपने दो चेहरे हैं ऐसा कह सकते हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं ऐसा भी कह सकते हैं। तो लोकानुसारित्व और विचित्र योगित्व ये दो पक्ष हैं। रंगमंच के भी और हर कला के ही ये दो पक्ष होते हैं कि पहले तो दुनिया में ऑब्जर्व करता है कोई भी कवि, कोई भी रचनाकार, कोई भी चित्रकार, कविता लिखने के पहले, चित्र बनाने के पहले दुनिया में वो कैसी है। पेड़ का चित्र बनाना है तो पेड़ कैसा होता है तो इसको जानना चाहिए। और कवि जो है कैसे लोगों का व्यवहार है, कैसे बोलते चालते हैं, ये सब समझता है, तभी उसी के अनुसार वह कथा लिखता है, काव्य लिखता है। तो लोक को फॉलो करना या लोकानुसारित्व तो यह पहला पक्ष हुआ। उसको जब हम कला में लाते हैं तो उसमें कुछ अपनी कल्पना जोड़ते हैं, हमेशा उसको हूबहू नहीं प्रस्तुत करते, उसमें कुछ अपना जोड़ते हैं। तो अपना कितना जोड़ते हैं उसके आधार पर लोकधर्मी और नाट्यधर्मी ये दो पक्ष बनते हैं। अगर लोक में जैसा है वैसा ही दिखाने का प्रयास किया है, अपनी तरफ से बहुत ज्यादा नहीं जोड़ा है, तब तो लोकधर्मी हो जाएगा। और अपनी तरफ से ज्यादा जोड़ा है, कल्पना उसमें बहुत खिल गई है, कल्पना का योग दिखता है सामने, तो वह नाट्यधर्मी हो जाएगी। तो ये दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, ये समझना चाहिए। इसलिए धर्मी दो प्रकार की बताई भरत मुनि ने, लोकधर्मी और नाट्यधर्मी। लोकधर्मी में लोकानुसारित्व रहता है, लोक को फॉलो करता है। नाट्यधर्मी में रंगमंच में हमको अपने तरफ से क्या करना है, क्या जोड़ना है, इसके अनुसार करता है। विचित्र उसको मतलब कुछ एक्स्ट्रा डेकोर, कुछ एक्स्ट्रा उसमें जोड़ता है, तो विचित्र योगित्व उसमें हो जाता है। तो लोकानुसारित्व से लोकधर्मी बनती है, विचित्र योगित्व से नाट्यधर्मी बनती है। लेकिन ये रियलिस्टिक थिएटर और आइडियलिस्टिक थिएटर ये दो अलग अलग नहीं बनते, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये आपको समझना चाहिए। इसका कई बार नाट्यधर्मी और लोकधर्मी का अनुवाद रियलिस्टिक थिएटर और आइडियलिस्टिक थिएटर ऐसा कर देते हैं। मनमोहन घोष का अंग्रेजी अनुवाद लोग देखते हैं तो उसमें भी उन्होंने ऐसा अनुवाद कर दिया है, तो उससे गलतफहमी होती है। क्योंकि भरत मुनि कहते हैं कि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से अलग नहीं है। प्रधानता किसकी, इसके आधार पर हम मानते हैं। यदि लोक में जैसा है वही हमको प्रधान दिख रहा है तो लोकधर्मी हो जाएगी, और जो कल्पना से जोड़ा है वह ज्यादा दिख रहा है हमको तो नाट्यधर्मी हो जाएगी। इस तरह से इनमें अंतर समझना चाहिए कि दो प्रकार की धर्मी होती है। ये बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट है, मूलभूत अवधारणा है। नाट्य के जो मूल तत्व हैं 11, उनमें भी सबसे प्रधान ये केंद्रीय महत्व का तत्व है रस भाव और अभिनय के बाद, इसलिए चौथे नंबर पर इसको रखा है। तो आंगिक अभिनय जितना भी हम करते हैं उसमें तो नाट्यधर्मी ही अधिक होती है। जितने भी आपको हस्त बताएंगे, 64 हस्त होते हैं, उसमें पहला ही हस्त पताक हस्त है। ये पताक हस्त होता है, ऐसा करते हैं। इसी को अनामिका यूं मोड़ लेते हैं तो त्रिपताक हो जाता है। तो ये जितने भी आंगिक अभिनय हैं ये हम अलग अलग जेस्चर्स बताते हैं अलग अलग तरह के भावों के लिए। किसी को यदि हमको एसाइड बताना है कि उसको हम नहीं सुना रहे हैं, बगल वाले पात्र को सुना रहे हैं, तो उसकी तरफ ऐसा हाथ करके हम इसको त्रिपताक उसकी तरफ कर देते हैं, उसकी तरफ मुंह देख के बोलता है, जनांतिक ये कहलाता है, एसाइड जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो दर्शक समझते हैं कि 3 लोग खड़े हुए हैं, उसमें से जो बाईं तरफ खड़ा हुआ है उसको नहीं सुनाना चाह रहा है, उसकी तरफ ऐसा हाथ यूं कर दिया है, ये त्रिपताक बना दिया है। और इस तरफ जो खड़ा है उसको उसको सुना रहा है, जोर जोर से बोल रहा है, लेकिन दर्शक समझ रहे हैं कि वो नहीं सुन रहा है, इस तरफ वाला है यही सुन रहा है,
क्योंकि फुसफुसा करके बोलेंगे तो दर्शक तो नहीं सुन पाएंगे। कल्पना करना पड़ता है कि ये फुसफुसा करके बोला है इसने, भले ही वो जोर से बोल रहा हो रंगमंच पर, उसके लिए जेस्चर है ये। तो जितने भी आंगिक अभिनय है उसमें हम अपनी तरफ से कुछ ऐसा जोड़ते हैं जो कि दुनिया में नहीं होता। दुनिया में हम बातचीत करने के लिए ऐसा तो नहीं होगा कि हमारे बगल में जो खड़ा हुआ है उसकी तरफ यूं हाथ हम बना देंगे और इस तरफ मुंह करके इधर वाले से कह देंगे तो वो नहीं सुनेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। यथार्थ में तो ऐसा हो ही नहीं सकता। उसमें तो हम थोड़ा सा कोने में दूर ले जा करके और कान में ही कुछ कहेंगे, लेकिन जो भरत मुनि का रंगमंच है उसमें तो इतना स्पेस वगैरह होता नहीं है, उसमें ज्यादा कल्पना से सुंदर तरीके इजाद किए गए बताने के लिए। तो दर्शक उसका आनंद लेते हैं कि भले ही पास पास खड़े हैं लेकिन हम समझ रहे हैं कि इसने नहीं सुना और इसने सुना है। तो ये अपनी कल्पना से बहुत सारे डिवाइसेस जो हम जोड़ते हैं वो सब नाट्य धर्मी हो जाते हैं। तो इसलिए नाट्य धर्मी के बगैर तो थिएटर होगा ही नहीं। जब लोक धर्मी करेंगे उसमें भी नाट्य धर्मी कुछ ना कुछ तो आएगी ही, उसके बिना तो थिएटर होगा ही नहीं। लेकिन थोड़ी सी आएगी और ऊपर ऊपर से पूरा प्रधानता अगर लोकानुसारित्व की रहेगी कि लोक के अनुसार ही कर रहा है तो लोक धर्मी हो जाएगा। इतना ही अंतर इसमें है। इसीलिए ये आगे भरत मुनि ने कहा है कि जब भी रंगमंच करे तो नाट्य धर्मी का समावेश उसमें जरूर करे, केवल लोक धर्मी से नहीं बनता है, क्योंकि बिना नाट्य धर्मी के लोक धर्मी भी नहीं होती। थोड़ी बहुत अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ेंगे, अपनी कल्पना से कुछ नहीं जोड़ेगा, अभिनेता कुछ अपनी तरफ से कुछ नहीं करेगा और हूबहू कार्बन कॉपी करता रहेगा तो भरत मुनि का रंगमंच नहीं बनेगा। तो चाहे वह लोकधर्मी कर रहा हो चाहे नाट्य धर्मी कर रहा हो, लोकधर्मी में नाट्य धर्मी थोड़ी सी जुड़ती है, नाट्य धर्मी में लोकधर्मी आधार की तरह से बेस में तो रहती ही है। तो इस तरह से इनको समझना चाहिए, लोकधर्मी और नाट्य धर्मी ये दो तत्व हैं। अब ये बाद में 13वें अध्याय में इन्होंने विस्तार से इन दोनों के बारे में बताया है, उसका संक्षेप में हम बता देते हैं कि दो प्रकार की धर्मी है, लोक धर्मी और नाट्य धर्मी। ये 69 स्टेंजा में कहा है और जो हिंदी अनुवाद आपके पास हो उसमें भी आप देख सकते हैं। लोक धर्मी का स्वरूप बताते हुए कहा कि जैसा स्वाभाविक होता है संसार में, उसमें अपनी तरफ से कोई भी बहुत ज्यादा जोड़े बिना, और लोग जैसा बोलते हैं जैसा चलते फिरते हैं वैसा ही करता है, और आंगिक अभिनय उसमें नहीं जोड़ता, बहुत अधिक स्वाभाविक करता है, तो यह लोकधर्मी हो जाती है। लेकिन उसी में थोड़ा सा ही कुछ जोड़ता है अपनी तरफ से, जैसा मैं बोल रहा हूं उसमें से थोड़ा सा ऊंचा स्वर करके बोलेगा तो वह नाट्य धर्मी हो जाएगा। कुछ आवाज लहराते हुए बोलता है, आप जा रहे हैं, ऐसा सवाल करता है तो लोकधर्मी है। आप जा रहे हैं, ये रंगमंच पर कई बार एक अभिनेता अपना बोलने का वो बना लेता है, डायलॉग डिलीवरी दूसरी तरह से करता है, क्योंकि सबको एक ही तरह से एक ही लहजे में बोलेंगे तो आनंद नहीं आएगा। तो कोई इस तरह से लहरा लहरा के बोलने लगता है, किसी का कोई दूसरा तरीका हो जाए, कोई फुसफुसा के थोड़ा सा स्लो वॉइस में बोलता है। तो लोक में हमेशा हम इस तरह से बन बन के नहीं बोलते हैं, लेकिन नाटक में हमको वैरायटी दिखाना है, हर पात्र के अलग अलग तरह का लहजा बताना है, तो हम उसको उसमें कुछ कल्पना करते हैं कि इसका बोलने का तरीका थोड़ा अलग हम कर देते हैं, इसका अलग कर देते हैं, हम अपनी कल्पना से उसकी रेंडरिंग अलग तरह से करते हैं। तो होता तो लोक में भी वही है, लेकिन उसको हम समझ करके कल्पना उसकी करके और उसको प्रस्तुत करते हैं फिर से, तो वह नाट्य धर्मी हो जाता है। तो यह कुछ अतिशय उसमें जोड़ता, एक्स्ट्रा तत्व उसमें जोड़ता है अपनी तरफ से, अतिवाद की अतिसत्व अतिभाव उसमें कुछ जोड़ता है। लोक में जैसे भाव है उनमें कुछ थोड़ा सा अतिरिक्त दिखाता है। जैसे लोक में तो बार बार बेहोश नहीं होते हैं लोग, थोड़ा सा कुछ बुरा समाचार सुना और बेहोश हो गए, ऐसा तो नहीं होता है। संस्कृत नाटकों में ऐसा बहुत दिखाया जाता है, इति मूर्छति आपको उसमें ये ड्रामेटिक डायरेक्शन मिलेगा संस्कृत नाटकों में जगह जगह। भभूति के नाटकों में तो बार बार बेहोश होते हैं उनके जो पात्र हैं। राम जो है 10 बार मूर्छित होकर के, गिरते नहीं है, मूर्छित होते हैं, इति मूर्छति, मूर्छित होते हैं। सीता बार बार मूर्छित होती हैं, क्योंकि मूर्छा का अभिनय उसको करना पड़ेगा उसमें। तो लोक में हम इस तरह से नहीं करते हैं कि मूर्छा का अभिनय जो भरत मुनि ने बताया विस्तार से, उसमें आप थोड़ा सा चकरा रहा है, आंखें उसकी यूं हो रही हैं, यूं हो रहा है, वो तो 10 मिनट मूर्छा का अभिनय करेगा, उससे तो थिएटर बनेगा।
लेकिन लोक में यदि किसी के मरने का समाचार सुना, या तो धड़ाम से नीचे गिरेगा और या फिर बैठा रहेगा, अवाक बैठा रह जाएगा। तो थिएटर में तो नहीं कर सकते कि धड़ाम से नीचे गिरा, वो तो नहीं होगा भरत मुनि के रंगमंच में। तो किसी की मृत्यु हुई है ऐसा समाचार सुनाया तो मूर्छित हो गया, ऐसा यदि ड्रामेटिक डायरेक्शन मिलता है तो लोक में जैसे मूर्छित होकर के गिरते हैं वैसे मूर्छित नहीं होगा। जो मूर्छा का अभिनय भरत मुनि ने बताया है, विस्तार से बताया है कि उसमें आंखें कैसे होंगी, चक्कर लगाएगा, हाथ इस तरह से होंगे, वो सब करेगा। तो ये उसमें अभिनय की सारी संभावनाएं रहती हैं, इसीलिए जो नाटककार है वो इति मूर्छति ऐसा डायरेक्शन दे देते हैं, जहां उनको भावनापूर्ण कुछ दिखाना होता है कि अभिनेता पर छोड़ दो, वो करता रहेगा, भावपूर्ण कुछ इसको बहुत ही ऐसा करना है, दर्शक उसको देखते रहेंगे जिनको उस तरह का अभिनय देखने में रुचि है। बहुत सारे दर्शक जो आजकल के हैं उनको उस तरह का अभिनय देखने में कोई अब रुचि भी नहीं रही, लेकिन ये अभिनय की संभावनाएं उसमें इस तरह से नाट्यधर्मी के द्वारा बनती हैं कि कल्पनाएं हम अपनी खूब करते हैं कि मूर्छा को हम कैसे कैसे दिखा सकते हैं। उसको गिर गिर के अगर सो जाएगा तो क्या रहेगा उसमें, नीचे जमीन पर गिरा हुआ उसको कितने लोग देख पाएंगे। जब तक सीधा खड़ा हुआ है, पूरा दिखाई दे रहा है, तभी तक उसका अभिनय लोग देखेंगे, उसका चेहरा देखेंगे, उसके होंठ फड़क रहे हैं, कुछ कहना चाह रहा है, उसकी आवाज नहीं निकल रही है ऐसा बताएगा। हर तरह से उसकी उसकी कहीं ठुड्डी कांप रही है, होंठ उसके कांप रहे हैं, आंखें उसकी डबडबाई सी हो रही हैं, ऐसा है। कुछ कहना चाह रहा है तो हाथ आगे करता है, नहीं कह पा रहा है। तो ये सब जो मूर्छा के अभिनय में बहुत सारे जेस्चर्स जोड़ सकता है कल्पना से, वो मूर्छा का अभिनय हो जाएगा। तो मूर्छा जो संसार में होती है उसको वैसा ही दिखाता है, अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ता है तो लोकधर्मी हो जाएगा। एकदम वैसा तो फिर भी नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि थिएटर में मूर्छित होकर के अगर रियलिस्टिकली भी गिरेगा तो कुछ तो अलग ढंग से गिरेगा ही, तो थोड़ी बहुत तो उसमें नाट्यधर्मी रहेगी ही। लेकिन यदि पूरी तरह से नाट्यधर्मी पद्धति से करता है मूर्छा का अभिनय, तो वो लोक का केवल आधार उसमें रहेगा कि मूर्छा जैसी लोक में होती है, उसको हम अपनी कल्पना से रेंडर कर रहे हैं, उसको हम अपने रंगमंच के मुहावरे में बता रहे हैं। तो रंगमंच का अपना मुहावरा जब आ जाता है, इडियम अपना रंगमंच का आ जाता है, तो नाट्यधर्मी वहां हो जाती है। ये दोनों में अंतर है, दो प्रकार की धर्मी बताई गई है। और उसके बहुत सारे उदाहरण हैं, कई उदाहरण आप लोग खुद अपने मन से देख सकते हैं। जैसे भरत मुनि ने ये अच्छे समझाने के लिए उदाहरण दिए हैं कि जो बेजानदार चीज है, जड़ पदार्थ है, उसको हम चलता फिरता दिखा दें, स्थावर को जंगम बना दें। जैसे कि कोई पेड़ है, अब दुनिया में तो पेड़ नहीं चलता है, हमने पेड़ को बता दिया कि पेड़ जो है वह चल रहा है, पेड़ कुछ कहना चाह रहा है, उसको हम चलता फिरता दिखा देते हैं। ये हमारे रंगमंच में हमको जरूरत पड़ गई, मान लीजिए कि पेड़ों में भावनाएं होती हैं, पेड़ जो है प्रेम कर सकते हैं। यह आजकल तो विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है कि पेड़ जो है समझते हैं, आदमी का स्पर्श समझते हैं, संगीत समझते हैं। तो उसको हमको रंगमंच में यदि दिखाना है तो हमने उसको अपनी कल्पना से बता दिया कि वो जो उसका पेड़ का मालिक है उसके पास चलता हुआ चला आया। ऐसा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है, उसमें कल बात आएगा, उसमें जो लेटर बॉक्स से वो चलने लगता है, एक लड़का उसमें चिट्ठी डालने जा रहा है, वो लेटर बॉक्स उसके साथ बात करने लगता है, उसमें चलने लगता है। ये सब नाट्यधर्मी है। तो आधुनिक नाटकों में भी नाट्यधर्मी खूब होती है, क्योंकि कल्पना से तो अभिनय किया ही जाता है। जो नाटककार कल्पना करता है कि इस तरह का दिखाया जाए रंगमंच पर, तो उस सब में जो लोक में हूबहू हम नहीं दिखाते हैं और कल्पना से कुछ नाटककार जोड़ता है, नाटक में नाट्यधर्मी है, इसके स्क्रिप्ट में नाट्यधर्मी है। कविता में भी उसी तरह से नाट्यधर्मी रहेगी। उसको नाट्यधर्मी ना कह करके कविता में उसको वक्रोक्ति कहा है, स्वभावोक्ति और वक्रोक्ति, ये दो पक्ष वहां भी बताए हमारे काव्य शास्त्र में, लिटरेरी थ्योरी में, कि स्वाभाविक रूप से जैसी बातचीत होती है उसको कविता में वर्णन करेगा तो स्वभावोक्ति हो जाएगी, या जैसी चीज दिखाई दे रही है संसार में वैसा वर्णन करेगा तो स्वभावोक्ति होगी। और उसमें अपनी तरफ से कुछ घुमाव फिराव करेगा, कल्पना से जोड़ेगा तो वक्रोक्ति हो जाएगी। और ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई चलती हैं, थोड़ी स्वभावोक्ति रहेगी, थोड़ी वक्रोक्ति रहेगी, कुछ ज्यादा कम हो सकता है, कमोवेश हो सकता है। तो उसी तरह से नाट्यधर्मी और लोकधर्मी होते हैं।
और जो लोक में जैसा नहीं होता है उसको हम वैसा दिखाना चाहते हैं जानबूझ करके कि हम तो ऐसा दिखा देंगे, हम तो पेड़ को चलता हुआ दिखा देंगे। जैसे भभूति ने उत्तर रामचरित में नदियां उनको बता दिया, पात्र के रूप में बता दिया। तमसा और मुरला 2 नदियां उसमें स्त्री के रूप में आ गई। गंगा को हमने कहीं दिखा दिया कि वो देवी के रूप में आ गई। तो दुनिया में तो गंगा देवी के रूप में नहीं प्रकट होती है, कोई ऐसे भक्त भक्त होंगे उनके सामने प्रकट हो जाती हो तो हो जाती हो, यथार्थ में नहीं होती हैं, लेकिन रंगमंच पर हम दिखा सकते हैं। तो जो जड़ पदार्थ हैं उनको हम सजीव बना देते हैं, यह नाट्य धर्मी हो जाता है। और जो मैंने पहले ही कहा था कि पास खड़ा हुआ अभिनेता बगल में खड़े हुए से कुछ बोल रहा है, दूसरी तरफ जो खड़ा हुआ है उतने ही पास में उसको नहीं सुन रहा है, इसको त्रिपताक हस्त से बताता है, यह भी नाट्य धर्मी है। हम पहाड़ बताते हैं, रथ बताते हैं, हथियार बताते हैं बातचीत करते हुए। जैसे भास के नाटक में, जो आप लोगों के कोर्स में भी होना चाहिए, उसके बारे में बताया जाएगा, जो दूतवाक्य के नाटक है उसमें श्री कृष्ण के हथियार पात्र के रूप में आ जाते हैं। जो उनका सुदर्शन चक्र है वो पात्र के रूप में आ जाता है। उनको श्री कृष्ण को इतना गुस्सा आता है कि वो कहते हैं कि मैं इस दुर्योधन को यहीं मार डालूंगा, तो कहाँ है मेरा सुदर्शन चक्र। तो सुदर्शन चक्र चला हुआ आता है। उसमें सारा आनंद वही है कि जो सुदर्शन चक्र का अभिनय करती है महिला से कराया जाए, क्योंकि भरतनाट्यम की कलाकार ने किया उसमें अभिनय, तो बहुत अच्छा किया उन्होंने। जिस तरह से वो चक्कर लगाते हुए घुमाव देते हुए आती है महिला वो, और बिल्कुल लगता है कि सुदर्शन चक्र चला आ रहा है। बातचीत भी करता है सुदर्शन चक्र उसमें, तो बातचीत भी करने लगता है सुदर्शन चक्र वाला जो पात्र है। ये सब नाट्य धर्मी है। हम निर्जीव को सजीव बता देते हैं, ये सब नाट्य धर्मी है। एक ही पात्र जो है वो कई भूमिकाएं करता है। वो भले ही दर्शकों से कहेगा कि अब मैं अभी तक ये भूमिका कर रहा था, अब मैं अमुक पात्र की भूमिका करता हूँ। तो दुनिया में तो ऐसा नहीं होता है कि कोई आदमी अपना चेहरा बदल ले कि मैं अभी तक मैं पिता था, अब मैं बेटा बन जाऊंगा। तो लेकिन नाटक में कह सकता है कि अभी तक मैं पिता का अभिनय कर रहा था, अब मैं उसी के बेटे का अभिनय कर रहा हूँ आपके सामने। ये नाट्य धर्मी है। तो ये इस तरह के बहुत सारे उदाहरण, ये 1374 से 1379 तक भरत मुनि ने दिए हैं। आप लोग इस तरह के बहुत सारे उदाहरण खुद भी ढूंढ सकते हैं कि कहाँ कहाँ कला में, कविता में, नाटक में, स्क्रिप्ट के भीतर कालिदास ने बहुत सारी कल्पनाएं इस तरह की हैं। जो कहानी उनको शकुंतला की मिली थी उसमें उन्होंने कितना बदल दिया, कितनी कल्पना से अपने उसको कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। तो ये सब नाट्य धर्मी के उदाहरण हुआ करते हैं। और आंगिक अभिनय जैसा करेगा, थोड़े से भाव बताते हुए, वैसे ही नाट्य धर्मी हो जाती है। जैसे कि हम डांस करते हुए आते हैं, अब कोई चलते हुए आ रहा है, उसी में थोड़ा सा नृत्य की गति के साथ में और तबले की थाप के साथ में लयबद्ध वॉकिंग करता है, तो नाट्य धर्मी हो जाएगी। तो रियलिस्टिक थिएटर में भी बैकग्राउंड म्यूजिक तो कुछ होता ही है। कोई पात्र प्रवेश करता है तो उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा सा आएगा। तो अपनी तरफ से जो हमने जोड़ा है थिएटर में, रंगमंच पर, वो तो नाट्य धर्मी है ही है। भले ही वो जैसा दुनिया में वो पात्र चल के आता है वैसे ही चल के आ रहा हो। जैसे कि रियलिस्टिक थिएटर में उसने अपने बेडरूम से ड्राइंग रूम में चल के आया, और ठीक उसी तरह से वो चल के आ गया, लेकिन पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है, थोड़ा सा हल्का सा कोई वायलिन बज रहा है, तो नाट्य धर्मी उसमें थोड़ी सी जुड़ गई है। क्योंकि दुनिया में कोई अपने बेडरूम से ड्राइंग रूम में चल के आता है तो बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं बजता है अलग से, अपने आप बज रहा हो, कोई कोई चल रहा हो, सीडी प्लेयर वगैरह, वो बात अलग है। लेकिन कोई बैठ जाए कि आप जब प्रवेश करेंगे तो हम वायलिन का बैकग्राउंड म्यूजिक दे देंगे, ऐसा नहीं होता है दुनिया में, लेकिन थिएटर में तो हम करते हैं। तो जो रियलिस्टिक थिएटर है उसमें भी थोड़ा तो हम जोड़ते ही हैं। जो दुनिया में होता है हूबहू वैसा नहीं करते हैं, क्योंकि दुनिया में जैसा होता है हूबहू वैसा का वैसा किसी भी थिएटर में नहीं किया जा सकता है, उसमें कुछ ना कुछ अपनी तरफ से जोड़ना ही होगा। लेकिन हम मान करके चलते हैं कि ये हमारा रियलिज्म है और हम इसी ढंग से कर रहे हैं, उसको हम अलग कर देते हैं। भरत मुनि कहते हैं कि दोनों अलग होते ही नहीं है, जो कि ज्यादा सही है। जहां जहां लोक धर्मी होगी वहां नाट्य धर्मी थोड़ी बहुत रहेगी ही, और जहां जहां नाट्य धर्मी होगी वहां वहां लोक धर्मी उसके आधार के रूप में रहेगी ही।
ये दोनों एक साथ ही चलेंगे इस तरह से। लेकिन नाट्यधर्मी में आनंद ज्यादा आता है क्योंकि रंगमंच का अपना मुहावरा उससे बनता है। आगे एक उदाहरण ये दिया है इन्होंने 1382 में 13वें अध्याय के 82वें श्लोक में कि कक्षा विभाग जो है यह भी नाट्यधर्मी का ही उदाहरण है। कक्षा विभाग मतलब रंगमंच को हम कई हिस्सों में बांट देते हैं। ये आजकल भी मॉडर्न थिएटर में भी करते ही हैं और ब्लॉकिंग करते हैं। तो इस जगह इतने इतने लोग रहेंगे, यहाँ से वहां जाएंगे, इतने कदम चल के यहाँ जाएंगे, ये हम उसके कई हिस्से कई जोन्स बना लेते हैं। तो कक्षा विभाग मतलब जोन्स, उसके अलग अलग हिस्से क्षेत्र उसके हमने बांट दिए। ये इमेजिनरी जोन्स हैं, कोई हमने ऐसा नहीं कि चाक से रेखा खींच के बनाया कि इतनी जगह ये जो घेरा है इसमें अमुक पात्र रहेगा, ये दूसरा घेरा रहेगा। ये कल्पना पर है कि ये यहाँ पर हमने उद्यान बगीचा है, यहाँ पर जो है राजमहल है, मतवारणी में हमने चाणक्य की कुटिया का दृश्य रख दिया है, इधर चंद्रगुप्त का दरबार का दृश्य रख दिया है। ये सारे जोन्स हमने उतने से 16x32 के रंगमंच में अपनी कल्पना से मान लिए। अब वो अभिनेता ध्यान रखते हैं, वो उसमें से जाते हैं, वो चलते उस तरह से हैं कि लगता है कि चल करके डिस्टेंस दूर पहुंच रहा है, परिक्रमा करके चलते हैं। ये सब जो उसके तरीके हैं। तो ये कक्षा विभाग भी नाट्यधर्मी का उदाहरण है। इस पर हम ये विस्तार से इन्होंने 13वें अध्याय में बताया है। अब आप देखिए कि जो मैंने कहा, ये भगवत अज्जुकम मैंने सीडी भी दे दी थी आपको सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ की, और अच्छा उन्होंने किया है। ये जो एंट्री दोनों लेते हैं, ये शांडिल्य जो शिष्य है और उसके गुरु भगवान तपस्वी जिनको कहा गया है, ये पैर बहुत ऊपर उठा करके उसमें एंट्री उन्होंने कराया। आप चाहें तो इतना ऊपर ना उठा के कराएं। एंट्री जो संस्कृत थिएटर में ली जाती है, थोड़ा पैर ऊपर उठा करके उसमें 2 ताल 1 फीट 1.5 फीट तक ऊपर उठा करके करें। निर्देशक चाहे तो और ऊपर उठा सकता है, क्योंकि उनको शांडिल्य को थोड़ा सा मजाकिया हंसोड़ जैसा बनाना था। तो वो जो चल रहा है इतना ऊपर उठाता है, आप देखेंगे कि सन्यासी का उतना ऊपर तक पैर नहीं गया है, बहुत गरिमा के साथ वो चल रहे हैं। इसने थोड़ा हाथ भी ऊपर उठा रखा है उसके साथ। सन्यासी ने अपना हाथ उस तरह से सामने नहीं उठाया हुआ है, उनकी मुद्रा में अलग एक हाथ थोड़ा पीछे की तरफ है। तो ये शुरू में इसी तरह से एंट्री लेते हुए उसमें दिखाए गए हैं। बहुत धीरे धीरे स्लो मूवमेंट में एंट्री होती है पात्र की। तो हम जो है दुनिया में जब चल करके आते हैं ड्राइंग रूम से बेडरूम में, बेडरूम से ड्राइंग रूम में, तो इस तरह से नहीं चलते हैं कि हम 5 मिनट लगाएंगे 5 फीट डिस्टेंस चलने में। लेकिन रंगमंच में लगाया जा सकता है, उसमें चल करके इस तरह से आते हैं। तो चलना बताना यह दुनिया में जिस तरह से होता है, रंगमंच में हम जिस तरह से करते हैं, रंगमंच में हम जिस तरह से करते हैं उसमें नाट्यधर्मी जुड़ जाती है। तो ये एक उदाहरण हम उसका एंट्री का ही ले सकते हैं। और भी इस तरह के उदाहरण हम ले सकते हैं। ये अपने अपने ढंग से जेस्चर्स जब हम करते हैं, ये गुरु अपने मन में कुछ सोच रहे हैं कि आत्मगतम जो निर्देश आता है, स्वगतम या आत्मगतम, मन में कुछ सोच रहा है, कि सोचने के उसमें अपने आप से कुछ कह रहे हैं। दूसरी तरफ ये बहुत उत्सुकता से जहाँ वो गणिका है उसकी तरफ देख रहा है। दोनों के जेस्चर्स अलग अलग हैं और ये पूरा नाट्यधर्मी है। वो हाथ उस तरह से किए, दोनों के जो हाथ हैं वो बहुत कल्पनाशील ढंग से उस तरह से रखे गए हैं कि एक जो है कुछ मन में अपने उसके बारे में सोचता हुआ कह रहा है कि कैसा मेरा शिष्य है, कैसा बिगड़ गया है, उस तरह से कह रहा है। उसको कोई परवाह ही नहीं है, उसमें उस तन्मय है उस तरफ। तो उसका पूरा चेहरा, उसके हाथ वो उस तरह से हैं। तो ये सारा नाट्यधर्मी व्यापार के द्वारा अभिनय तय होता है। डांस पोस्चर्स हम लोक में उस तरह से नहीं बनाते हैं। हम खुश हैं तो उसमें जो गणिका है उसकी सखी है वो फिर थिरक करके नृत्य करने लगती हैं, ये भी नाट्यधर्मी हो जाती है। और उसी में हम कुछ और जोड़ देते हैं कि हमने मयूर नृत्य कर दिया उसी में, तो मोर पंख लगा करके वो नाचने लग गई दूसरी जो पात्र है, ये नाट्यधर्मी है। हम कुछ और उसमें अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं अभिनय में। तो बगीचे में तो मोर भी नाच रहे हैं, अब असली मोर तो नहीं दिखा सकते हैं। भरत मुनि के रंगमंच में इस तरह से जानवर, असली जानवर नहीं लाए जाते हैं।
और उसको कोई पूरा मोर का मुखौटा पहन करके आए, वो करे, उसकी भी जरूरत नहीं है। केवल पीछे कुछ मोर पंख लगा लिए हैं और डांस पूरा मयूर नृत्य करती है, तो उससे काम हो जाता है, ज्यादा अच्छी तरह से हो जाता है, लेकिन वो नाट्यधर्मी होगा। यदि किसी को मोर का मुखौटा लगा करके करेंगे तो उसमें लोकधर्मी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, नाट्यधर्मी कम हो जाएगा। उसमें हम रियल उसको लोक में जैसा मोर दिखता है वैसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो मयूर नृत्य कर रही है, इसको ये परवाह नहीं है कि मेरी चोंच उस तरह से होना चाहिए कि कोई मुखौटा भी मैं लगा लूं। वो जो उसकी हाथों की मुद्राएं हैं, मुंह है, उनसे मयूर का भाव ज्यादा प्रकट अच्छी तरह से करेगी। तो ये उसी में भगवत अज्जुकम में ही इन्होंने जोड़ दिया था। और ये कक्षा विभाग आप देखिए कि इन्होंने जोन्स अलग अलग कर दिए हैं। ये रामिलक उसका जो प्रेमी है और गणिका है, ये सेंट्रल जोन में है। सखियां एक तरफ हो गई हैं। इस तरफ जो जोन है, ये कक्षा है, वो सन्यासी और उसके उनके शिष्य की है। तो अपनी अपनी कक्षाओं में ही हैं और अभिनय अपने अपनी कक्षाओं में कर रहे हैं। उस तरह से पूरा रंगमंच भर जाता है, उससे भराव आता है एक तरह से। तो ये कुछ हमने, ये भी जैसे यमदूत है, वो आता है, प्रवेश करता है, तो उसकी एंट्री कई तरह से बता सकते हैं। हर पात्र की अलग अलग एंट्री हम बता सकते हैं। तो हर पात्र की अलग अलग एंट्री जो हम कल्पनापूर्ण ढंग से बताते हैं, उसमें नाट्यधर्मी हो जाती है। ये भी उसी प्रकार का है कि वो अलग अलग मुद्राओं में नृत्य कर सकती हैं अभिनेत्रियां। तो इस तरह से कक्षा विभाग बताया इन्होंने। और कक्षा विभाग को समझ करके नाट्य अभिनय करना चाहिए, ये भरत मुनि ने बताया है। और एक कक्षा से दूसरी कक्षा में कैसे जाएगा, इसके लिए उन्होंने कहा है कि परिक्रमा करके जाएगा। ये दर्शक समझते हैं कि ये जो प्रदक्षिणा गोल चक्कर लगा रहा है, ये बहुत दूरी तय कर रहा है। तो रंगमंच में तो 1 किलोमीटर चलना नहीं बता सकता। तो जैसे आजकल वो एयरपोर्ट पर क्यू बनाने के लिए बहुत सारे वो बैरिकेड्स लगा के और घूमते हुए जाएंगे। अब हमको जो 10 फीट चलना था, उसकी जगह हम पहले 10 फीट इधर चलेंगे, फिर मुड़ के 10 फीट उधर बैरिकेड से जाएंगे, फिर 10 फीट उधर जाएंगे। तो एक तरह से वो भरत मुनि के नाट्य में जैसे वो परिक्रमा करते हुए जाता है, वैसे हमको एयरपोर्ट पर वो जो हमारे 5 फीट आगे काउंटर है, उस पर जाने के लिए चलना पड़ता है, क्योंकि इतनी बड़ी लाइन तो उतने से छोटे उसमें बना नहीं सकते हैं। इसलिए वो घुमावदार वो बना देते हैं, तो उसमें परिक्रमा करते हुए लोग किसी तरह पहुंचते हैं। तो उसी तरह से यहाँ जो है, ये एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाना बताने के लिए वो सर्कुलर राउंड लेता है। तो सर्कुलर राउंड जब लेने लगता है तो दर्शक समझते हैं कि ये लंबा डिस्टेंस चल के जिस कक्षा में बगीचा था उससे राजमहल वाली कक्षा में जा रहा है, उसमें ये पहुंच गया। तो संस्कृत नाटक में जो आनंद है वो कल्पना का आनंद अधिक है। दर्शक भी कल्पना से अब बहुत सारी चीजें समझ रहे हैं और खुश हो रहे हैं उसके द्वारा। अभिनेता भी उसको दिखा रहा है, क्योंकि हम दुनिया में हूबहू जैसा होता है वैसा कर ही नहीं सकते, कोशिश भी चाहे जितनी करें। तो हम मान लीजिए कि यूरोप इसमें एरोप्लेन में बैठ करके और लंदन जा रहा है, तो संस्कृत नाटक के हिसाब से तुम अभिनय से दिखा भी सकते हैं। हम गंगा अवतरण जो करण है वो करिए, बैठ गया वो ऊपर उड़ रहा है, चल रहा है, वो सब हम कर सकते हैं। लेकिन रियलिस्टिकली तो नहीं, थिएटर में तो नहीं बता सकते। तो इसलिए जो भरत मुनि का अभिनय का सिस्टम है नाट्यधर्मी वाला, उसमें संभावनाएं दिखाने की ज्यादा हैं। अनंत विश्व हम उसमें दिखा सकते हैं। जो रियलिस्टिक थिएटर है उसमें सारी चीजें हम नहीं दिखा सकते। हम सचमुच का एरोप्लेन तो नहीं ले आएंगे। छोटी मोटी बस आप बहुत बड़ा रंगमंच बना करके, कोई आप जीप ले आए, मोटरसाइकिल ले आए, वो तो कर लेते हैं लोग, लेकिन कितना करेंगे। तो भरत मुनि तो कहते हैं कि त्रैलोक के सचराचर दिखा सकते हैं इस तरह से कक्षा विभाग के द्वारा। तीनों लोग दिखा सकते हैं, स्वर्ग धरती पाताल तीनों लोग दिखा सकते हैं। बस कक्षाएं बदल जाएंगी, घूम करके उस तरह से जाएगा, मुद्राएं उसकी होंगी, करण और अंगहार जो आपको बताए जाएंगे डिमॉन्स्ट्रेशन करके वो होंगे। तो पहाड़, नदियां, उससे पहाड़ चढ़ना, उतरना, ऊपर जाना, आकाश में जाना, विमान में जाना, ये सब भी दिखा सकते हैं। ये इन्होंने 13वें अध्याय के शुरू में विस्तार से बताया है कि कितनी बातें आप इस कल्पना से अभिनय की जो संभावनाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए
और कक्षा विभाग के द्वारा बता सकते हैं। तो जोन्स बदल जाएंगे, वो पहाड़ से उतर करके और धरती पर आया, स्वर्ग से उतर करके धरती पर आया, तो उसका जो कक्षा है वो बदल जाएगी और घूमेगा, थोड़ा चक्कर लगाएगा। तो उससे दर्शक समझ लेते हैं, उसमें कल्पना का आनंद विशेष रूप से रहता है नाटक में। तो यह कक्षा विभाग नाट्य धर्मी का ही एक अंग है भरत मुनि के नाट्य में। और एक और चीज उसमें कक्षा विभाग के अंतर्गत आती है, नाट्य धर्मी के अंतर्गत आती है, वो स्पेस का जो कॉन्सेप्ट है, दिक् जिसको कहते हैं। संस्कृत नाटक में या नाट्यशास्त्र में स्पेस के लिए दिक् कहते हैं, और दिक् दिशा के लिए भी कहते हैं। तो दिशा का निर्धारण भी नाट्य धर्मी पद्धति से किया जाता है। तो स्पेस को दिखाना, बहुत लंबे स्पेस को दिखाना, यह भी नाट्य धर्मी के द्वारा हम करते हैं। और जो डायरेक्शंस हैं कि ईस्ट है कि वेस्ट है कि साउथ है कि नॉर्थ है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, यह सब जो दिखाते हैं हम, यह भी नाट्य धर्मी के द्वारा हम दिखाते हैं। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जिस तरफ पूर्व दिशा है उसी तरफ वो पूर्व में जा रहा है तो जाएगा। रंगमंच पर हो सकता है कि जिधर वो जा रहा है उधर सचमुच की पूर्व दिशा न हो, भाई सूरज किस तरफ उग रहा है हर बार तो नहीं देखेगा, उसी तरफ चले वह। लेकिन भरत मुनि का यह सिद्धांत है कि ऑडियंस की एंट्री के लिए जो दरवाजा खुलता है वह पश्चिम की तरफ खुलेगा, और एक्टर की एंट्री के लिए जो दरवाजा खुलता है वो पूर्व की तरफ खुलेगा। तो एक्टर जो ग्रीन रूम से, नेपथ्य गृह से जो अभिनेता प्रवेश करता है वह पूर्व की ओर खुलने वाले दरवाजे से प्रवेश करता है, तो पूर्व की तरफ बढ़ता है हमेशा। और जो ऑडियंस उसको फेस करती है, जो प्रेक्षक दर्शक जो उसको सामने मुंह करके बैठते हैं, उनका मुंह पश्चिम की तरफ रहेगा। ये भरत मुनि का दिशा का नियम है। लेकिन भरत मुनि कहते हैं कि हर बार जरूरी तो है नहीं कि रंगमंच जो है सचमुच में अभिनेता का मुंह पूर्व की तरफ हकीकत में भी हो। क्योंकि हो सकता है कि सूरज तो उधर से उगा हुआ है और वो उधर मुंह करके रंगमंच उस तरफ बन गया है, बन गया है तो बन गया है, तो माना जाएगा कि जिधर मुंह करके चल रहा है वही पूर्व दिशा है। रंगमंच पर पूर्व दिशा वही होगी जिस तरफ अभिनेता ऑडियंस को फेस करके आगे बढ़ रहा है, वह उसकी पूर्व दिशा है। क्योंकि उत्तर की तरफ मुंह करके बोलना है, दक्षिण की तरफ मुंह करके बोलना है, दिशाएं बता करके कई बार समझाते हैं। तो जो उत्तर की तरफ मुंह करके बोलना है या दक्षिण की तरफ का दरवाजा, उत्तर की तरफ का दरवाजा, तो हकीकत में सचमुच में उत्तर की तरफ ही वह दरवाजा बना हो या दक्षिण की तरफ बना हो सकता है कि ना भी बना हो। लेकिन हम ये मान करके चलते हैं, प्रिजम्पशंस बहुत सारे हैं कि ये उत्तर का द्वार है, ये दक्षिण का द्वार है, इससे जो निकल करके आता है वो पूर्व की तरफ ही बढ़ेगा। हकीकत में अगर पूर्व उधर नहीं भी है तब भी, अगर है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि शुभ माना गया है पूर्व की तरफ मुंह करके और दर्शकों की तरफ फेस करते हुए अभिनेता आगे बढ़ता है। पूर्व दिशा में उसका आगे बढ़ना यह रंगमंच में शुभ लक्षण माना गया है। तो अच्छा तो यही होगा कि सचमुच में पूर्व दिशा उधर ही हो जिधर वह फेस उसका है, किसका, अभिनेता का। लेकिन न भी हो तब भी, क्योंकि दिशाएं तो हमको ध्यान में रखना है, कक्षा विभाग दिशाओं के अनुसार है, दरवाजे दिशाओं के अनुसार है, अभिनेता का मूवमेंट दिशाओं के अनुसार है, तो वो रंगमंच की दिशा अपनी दिशा हो जाएगी। दुनिया में अगर दिशा पूर्व में न भी है, उस तरफ पूर्व नहीं भी है, तो उससे कोई फिर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रंगमंच में हम अपना स्पेस बनाते हैं। रंगमंच में अपनी दिशा, जिधर सूरज नहीं भी उगा उधर हम सूरज उगा लेते हैं। हम मान लेते हैं कि सूरज उधर ही उग रहा है, उधर अभिनेता चल रहा है, वही पूर्व उसका उतनी देर के लिए माना जाएगा। तो इस तरह से ये कक्षा विभाग थोड़ा सा इससे भी आप समझ सकते हैं। ये इसमें इन्होंने सेंटर में वेदी पर कर दिया है, बीच में पात्र है। कुडियाट्टम वगैरह में इस तरह का बहुत करते हैं, और एक तरफ जर्जर रहता है, एक तरफ कोई और पात्र प्रवेश करके आता है। इस तरह से ये कक्षा विभाग यहाँ हुआ करता है, और नाट्य धर्मी का बहुत ही केंद्रीय महत्व है। दूसरा इसका महत्व यह भी है कि अन्य कलाओं में अलग अलग नामों से नाट्य धर्मी बताई जाती रही है।
क्योंकि जो इमेजिनेशन है पूरा, जो थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन है वो आधुनिक साहित्य में भी है, कल्पना का सिद्धांत साहित्य समीक्षा में भी है। तो जितना कल्पना तत्व है वो सब रंगमंच में नाट्यधर्मी के द्वारा भरत मुनि ने बताया है। अभिनेता अपनी कल्पना से जो कुछ सोच करके करता है वह रंगमंच पर नाट्यधर्मी है, और कवि अपनी कल्पना से सोच करके कविता में या नाटक के स्क्रिप्ट में, आलेख में कुछ नया करता है, वह उसके स्क्रिप्ट में नाट्यधर्मी है। उसको कई बार वक्रोक्ति भी नाम देते हैं, और भी कुछ नाम हो सकता है, अलंकार कह सकते हैं कि उसका अपना अलंकार है। तो ये इतनी बड़ी अवधारणा है कि ये सभी कलाओं में, चित्रकला हो तो, क्योंकि हम हकीकत में जैसा पेड़ देखते हैं वैसा ही पेड़ बनाए, हुसैन साहब वैसा ही पेड़ बनाएंगे ऐसा तो है नहीं। वो उन्होंने मदर टेरेसा की सीरीज बनाई है, बहुत ही अद्भुत बनाई है उन्होंने मदर टेरेसा की। तो उसमें मदर टेरेसा का चेहरा ही नहीं है बहुत सारे उसमें, केवल उनका जो माथे पर वो अलग तरह से लगाती थी, उनके भाल पर कुछ अलग रंग का वो बंधा रहता था, बाकी उनका एकदम सफेद वो रहता था। तो वो बना हुआ है, और सफेद उनका जो लहराता हुआ है वो बना, अलग अलग तरह से वही उन्होंने कई उसमें बनाए हैं। उससे बहुत सारी बातें वो एकदम से बताते हैं, मदर टेरेसा किस तरह से चलती थी, कैसे, वो कल्पना करना पड़ती है देखने वाले को। ये तो कह ही नहीं सकते कि मदर टेरेसा नहीं है, इस तरह से बनाई है पूरी सीरीज के लगता है कि हाँ मदर टेरेसा ही है, भले ही चेहरा ही उनका ना बना है। ये कर सकता है चित्रकार, जैसे गांधी जी का चित्र बनाते हैं तो उनका चश्मा केवल बना दिया है और एक रेखा हल्की सी है, कल्पना कर सकते हैं कि गांधी जी हैं, क्योंकि और किसी का तो ऐसा होता ही नहीं है। तो ये चित्रकला में हो, चाहे मूर्ति कला में भी हो, चाहे या कविता में हो, नाटक में हो, जितने भी संसार में जितने भी कलाएं हैं, वास्तुकला भी यदि हो, तो उसमें भी कल्पना का तत्व जहां जहां है उसी को रंगमंच पर हम नाट्यधर्मी के द्वारा कहते हैं, और उससे थिएटर खड़ा होता है। तो रस भाव हमने समझ लिए, अभिनय समझ लिया, ये तीन चीजें उसके पहले आती हैं, लेकिन वो रंगमंच तभी खड़ा होगा जबकि हम नाट्यधर्मी जो उसका अपना मोड है परफॉर्मेंस का, वो समझ करके उसके हिसाब से करते हैं।